बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाजिर है। प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की वनडे सीरीज़ का आज आगाज़ हो गया है और इस वक्त रावलपिंडी में इस वक्त मैच जारी है और इस वक्त जो सिचुएशन है वो न्यूजीलैंड ने 187 रन बनाए हैं और उसके 2 खिलाड़ी इस वक्त आउट हुए हैं। पाकिस्तानी टीम के हवाले से अगर बात कर लें तो आज पाकिस्तानी टीम की कम्बिनेशन पर भी बात करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें कल के प्रोग्राम में हमने जिस तरह बात की थी कि मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ और मुख्तलिफ बैटर्स के साथ जाना चाहिए, लेकिन आज कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ कम्बिनेशन जो है ग्राउंड में नज़र आता हुआ दिखाई दिया। इसी हवाले से हमारे साथ आज बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाफ़र हुसैन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। जाफ़र साहब, कल काफ़ी बातें हो रही थी टीम के लिए 11 रुकनी स्क्वाड कौन सा होना चाहिए, काफ़ी बातें आपने भी कही और फिर बहुत सी चीज़ें इस मैच के अंदर भी देखते हुए नजर आए। हम आज पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और उसके बाद फील्डिंग करने का फैसला किया। अब तक ये फैसला शायद पाकिस्तान के हक में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 187 रन है और 2 खिलाड़ी इस वक्त न्यूजीलैंड के आउट हुए हैं। बाकी जितने ओवर्स बचे हैं उसमें दीगर बैटर्स ने भी आना है, खासकर न्यूजीलैंड के मार्क जेपमैन जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया था पाकिस्तान के खिलाफ T20 में। तो ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड टीम आज के मैच में 300 प्लस रन स्कोर करती दिखाई दे। गो के ये विकेट जो है पैराडाइज है बैटिंग के लिए, जैसा अब तक नजर आ रहा है। पाकिस्तानी बैटर्स की अगर बात करेंगे तो कल हमने काफी डिस्कशन की खासकर मिडिल ऑर्डर के हवाले से, और आज अगर पाकिस्तान ने चेस करना है टारगेट तो कोई ऐसा बैटर्स नजर नहीं आ रहा है कि जो मिडिल ऑर्डर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम टारगेट तक जो है विनिंग जो है टारगेट को चेस करता हुआ नजर आए। क्या कहेंगे इस कॉम्बिनेशन के हवाले से सबसे पहले, क्योंकि आज हमने देखा कि 4 ओपनर्स एक टीम के अंदर खेलते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा फ़ैसला किया था। अगर टॉस जीत गए थे जब, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को जो है ना बाबर आजम को बैटिंग करनी चाहिए थी। उसका रीज़न ये है कि ख़ास तौर पे अगर आप देख लें जिस तरह स्कोर बनता रहा T20 में, स्कोर के रन्स उबलते रहे और बल्ले से जो है ना रन्स बनते रहे, तो मेरे ख़्याल में एक अच्छा ऑप्शन था कि टॉस जीत गए थे तो आप पहले बैटिंग कर लेते। उसके बाद आप देख लें कि जितने बॉलर्स हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग किए उनकी विकेट जो है ना, शुरू में तो एक लेली हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉल करके, लेकिन बॉल उनकी सारे हमारे फास्ट बॉलर्स के बॉल भी ज़्यादा उठ रही नहीं थी, नीचे बैठ रही थी। तो इसका मतलब सिंपल सा था कि आपकी जो है ना बैटिंग पैराडाइज विकेट है, इस पे आपको बैटिंग ही करनी चाहिए। लेकिन ये फैसला एक अब तक तो ऐसा लग रहा है कि फैसला दुरुस्त नहीं है, लेकिन बाबर आजम को और उनकी टीम को, टीम मैनेजमेंट को ये देखना पड़ेगा कि पिछले मैचेस में क्या होता रहा था। ये आपको पता है कि रावलपिंडी की जो पिच है ये रन्स बनते हैं यहाँ पे और तगड़े रन्स बनते हैं, छोटे मोटे भी नहीं। टेस्ट में आपने देख लिया, आपने पिछली T20 में भी देख लिया। तो मेरे ख्याल में फैसला जो है ना, कोई पिच रीड करने वाला मेरे ख्याल में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है इनके पास, या ऐसा कोई आइडिया नहीं कि पिच को कौन रीड कर सकता है, बेहतर रीड कर सकता है। मेरे ख्याल में ये फैसला अब तक तो नाकाम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अब तक नाकाम दिखाई दे रहा है, लेकिन आज हम काफी बातें कल मोहम्मद नवाज के हवाले से भी हुई थी कि टीम में इन आउट होने का सिलसिला उनके साथ अब शायद शुरू हो चुका है। T20 सीरीज में उन्हें मौका नहीं दिया गया। कल आप खुद ये कह रहे थे कि T20 के बेस्ट बैटर्स के तौर पर और बॉलर्स के तौर पर उन्हें शामिल किया जाता तो सूदमंद साबित हो सकता था, लेकिन 50 ओवर्स की क्रिकेट में आज हम देख रहे हैं कि मोहम्मद नवाज को जो है मौका फराहम किया गया। दूसरी तरफ अगर इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ी वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वसीम जूनियर को कुर्बानी देनी पड़ी है, क्योंकि वो इस स्क्वाड का हिस्सा नजर नहीं आ रहे। देखिए, बात यह है कि आपने जो टीम उतारी है वो एक तरह से लग रहा है कि T20 की ही टीम उतार दी है। सारे उसमें जितने प्लेयर्स हैं वो ज़्यादातर ऑलराउंडर ही दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप सलमान अली आगा को ले लें, वो भी आपको पता है ऑफ स्पिन करते हैं और बैटिंग ऑलराउंडर हैं। इसके अलावा आप देख लें शादाब को देख लें, आप नवाज को देख लें, आप दीगर बैट्समैन को देख लें, शान मसूद को देख लें आप। तो मेरे ख्याल में जो आपने टीम उतारी, या तो ओपनर्स की टीम उतारी है या फिर ऑलराउंडर्स की टीम उतारी है। कोई मुस्तनिद बैट्समैन बाबर आजम के अलावा कोई ऐसा बैट्समैन कोई दिखाई नहीं दे रहा कि जिस तरह इफ्तिखार थे, अगर वो टीम में शामिल होते। खैर, उनको तो टीम में शामिल नहीं किया गया। अगर इस तरह के और प्लेयर्स भी होते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात आप कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में जिस तरह अभी लास्ट टाइम है इफ्तिखार को अगर शामिल कर लेते तो मुस्तहकम हो सकती थी मिडिल ऑर्डर है। माजी में अगर हम देखें तो यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ,
इंजमामुल हक, दीगर प्लेयर्स और मौजूद थे, शोएब मलिक, जो इस टारगेट 50 ओवर की क्रिकेट को अगर अचीव करना है 300 प्लस रन, तो उसके लिए नजर आते थे। आपने खुद कहा कि बाबर आजम के अलावा कोई मुस्तनद बैट्समैन इसमें नजर नहीं आ रहा। रिजवान गो के 5वें नंबर पर बैटिंग करने जरूर आएंगे, लेकिन मुस्तनद बैट्समैन की सूरत में शायद वो ना खेल सके, क्योंकि अगर देखें तो माजी में बड़े रन किए हैं, लेकिन जब जरूरत होगी यकीनन तेज खेलने की, क्योंकि अगर छठे नंबर पे वो बैटिंग करने आ रहे हैं, 5वें छठे नंबर पे, तो थोड़ी सी तो परेशानी उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, स्ट्रगल उन्हें भी करना पड़ेगा। फिर जिस तरह की बॉलिंग होगी सेकंड इनिंग में, थोड़ी सी मुश्किलात पाकिस्तानी टीम को जरूर हो सकती है चेस करने में। देखिए, चेस करने में मुश्किलात तो हो सकते हैं, लेकिन जो अगर आप देखें कि नसीम शाह को इंक्लूड किया, बहुत अच्छे साबित हुए। नसीम शाह आप देख लें कि अब तक उन्होंने 6 ओवर्स करवा चुके हैं, 2 मेडन ओवर, और मेरे ख्याल में 12 या 15 रन इन्होंने दिए हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह का नसीम शाह को जो शामिल करना था एक अच्छा फैसला था। दीगर ये है कि इस विकेट पर अगर आप देखें तो नसीम शाह, क्योंकि यहाँ पर हैट्रिक भी कर चुके हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा भी किया है। शादाब खान की होम विकेट है और यहाँ पर उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, गो के 1 विकेट हासिल कर सके वो 9 ओवर्स में, लेकिन ये था कि एक अच्छा उन्होंने टीम को उतारने की कोशिश की थी। लेकिन वहीं पे मैं आऊंगा दोबारा, आपको वनडे खेलना है, वनडे में आपको मुस्तनद बैट्समैन चाहिए होते हैं। आप देखिए, अब मैंने वही बात की कि आपने ज्यादातर ऑलराउंडर्स उठा लिए हैं। अगर आप जितने भी आप हमारे टीम में देखें, उसमें ज्यादातर ऑलराउंडर, बाबर आजम के अलावा मैं रिजवान को भी वहां रेट नहीं करता कि जहां पे एज ए बैट्समैन, एज ए बैटर, मुस्तकिल बैटर हो, क्योंकि वो भी कीपिंग पहले है, उनके बाद उनकी बैटिंग है। इसी तरह सलमान आ गए हैं, उनकी बैटिंग है, फिर बॉलिंग का भी है। लेकिन यहां पे एक चीज और मुझे नजर आए कि जिस तरह कप्तानी करते हैं वो दुरुस्त नहीं है। बाबर को सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि आप देखें T20 मैच इससे पहले जो खेला गया, उसमें आपके दोनों लेफ्ट हैंडर बैट्समैन खेल रहे हैं और आप इफ्तिखार चचा आपके साथ थे, ऑफ स्पिनर आपके साथ थे, उनको यूटिलाइज ही नहीं किया। जब आपके पास लेफ्ट हैंडर खेल रहे होते हैं तो ये दुनिया का हर जगह पे क्या ये फार्मूला है कि आप राइट आर्म ऑफ स्पिनर को लगा दें, ताकि सलमान अली आगा को आज के मैच में वनडे में लगाया, लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों राइट हैंडर्स के सामने लगाया। आपको रोकना चाहिए, आपको उस टाइम कहां पे किस बॉलर को कहां यूज करना है। ये मेरे का मकसद है कहने का कि ये बाबर आजम को सीखना पड़ेगा कि कौन से बॉलर्स को कहां पे यूटिलाइज करना है, किस तरीके की फील्डिंग लेनी है, क्योंकि हमारी फील्डिंग भी उस मियार की नहीं है कि जिस मियार की होनी चाहिए। आप वनडे आपने स्टार्ट कर दिया है, पूरा साल आपके पास वर्ल्ड कप का है, ये तो वनडे वर्ल्ड कप का है, तो मेरे ख्याल में अब से इनको हर चीज में पूरी तरीके से जो है ना आना पड़ेगा। ये चीज नहीं होती कि ये मनपसंद प्लेयर लिए और खिलाड़ी है, अब आपको मुस्तकिल तौर पर प्लेयर्स को बनाने पड़ेंगे, मुस्तकिल तौर पर प्लेयर्स को बनाने पड़ेंगे। जाफर हुसैन साहब, जिस तरह टीम के अंदर अगर हम देखें तो लास्ट टाइम पे 17वें खिलाड़ी की हैसियत से मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल किया गया था। आज के मैच में हम देखें तो आउट ऑफ फॉर्म है, जो अगर हम देख लें तो शान मसूद कोई खातिर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए थे, आज वो टीम का हिस्सा है। कैसा देख रहे हैं शान मसूद को? अब आप देखिए, वो मिडिल ऑर्डर पे 2 डाउन 3 डाउन बैटिंग करने आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, वही बात है कि आपने जो है ना वो ओपनर्स के तौर पे आप लेते हैं, फ़खर भी हैं आपके पास, इमाम भी हैं आपके पास, ये भी हैं, तो ऑब्वियसली 1 डाउन आएंगे या 2 डाउन आएंगे। तो लेकिन 1 डाउन जो है ना आपके बाबर का नंबर है, तो मेरे ख्याल में बाबर अगर शफल करते हैं 2 डाउन पे आने की, तो मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन है नहीं। बाबर तो अपनी जगह पे ही आते हैं जो उनकी जगह है। तो आप देख लें कि जिस तरह ओपनर थे उनको जो है ना आपने वो बनाया, लेकिन हारिस सुहेल का भी जो है ना इंजर्ड होना यहाँ पे एक सवालिया निशान है कि उनका इंजर्ड होना, और फिर आपके जो है ना शान मसूद को इंक्लूड करना, ये भी एक शान मसूद की जगह आप समझते थे कि मोहम्मद हारिस को अगर टीम में शामिल कर लिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि प्लानिंग का हिस्सा अगर हम देखें तो आपने जो है 15 रुकनी स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए लेके जाना है, तो बेहतर था कि उनको ज्यादा ट्राई कर लिया जाए मोहम्मद हारिस को। देखिए, अब ट्राई का वक्त मेरे ख्याल में अब खत्म होने को है। आप T20 के प्लेयर्स को आप वनडे में शामिल कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको प्लेइंग 11 में शामिल कर रहे हैं और उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं ऐसे मौके पे जब आप एक सीरीज बराबर कर चुके हैं T20 की, अब आपको जीतने के लिए जाना है, सीरीज जीतनी है आपने, तो मेरे ख्याल में हर मौके पे आजमाया नहीं जाता। आप एक आध अगर आपका, क्योंकि मुस्तनद बैट्समैन है शान मसूद, उनको लाजमी तौर पे आपको लेके चलना पड़ेगा और उनको दिखाना पड़ेगा। और शान मसूद मेरे ख्याल में बहुत अच्छे माजी में परफॉर्मेंस दे चुके हैं, लेकिन क्योंकि होम ग्राउंड है, होम कंडीशन है, यहाँ पे देनी पड़ेगी। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको बिल्कुल न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें मौका फराहम आज किया गया है। यकीनन इस वक्त अगर सूरत हाल की बात करें तो 198 रन न्यूजीलैंड ने बना लिए हैं और 2 खिलाड़ी आउट है।
हैं और इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। उनसे बात कर लेते हैं आज के मैच के हवाले से। रियाज साहब, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? टॉस कप्तान बाबर आजम ने आज जीता और फिर फील्डिंग करने का फैसला किया और अब तक ये फैसला सूदमंद साबित होता दिखाई नहीं दे रहा, क्या कहेंगे? रियाजुद्दीन साहब से हमारे शायद कोई राब्ता फ़नी ख़राबी है, जाफ़र हुसैन से भी बात कर लेते हैं मज़ीद। जाफ़र साहब, क्या कहेंगे जिस तरह अब तक की जो सूरत हाल है, 198 रन हैं और 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं अब तक न्यूजीलैंड की, और जिस किस्म की बॉलिंग हो रही सिवाय नसीम शाह के तमाम ही बॉलर्स नाकाम नज़र आ रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए वनडे है, इसमें पोजीशंस जो है ना वो चेंज होती रहती हैं, लेकिन मिचेल्स जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं और शुरू से मैं समझता हूँ कि मिचेल्स ने बड़ा अच्छा स्टैंड दिया हुआ है। इसके अलावा आपके जो है ना अभी सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आउट हुए हैं, तो मेरे ख्याल में और मज़ीद चाहिए पाकिस्तान को, विकेट लेना ज़रूरी है क्योंकि स्कोर तो यहाँ पे रुकने वाला है नहीं, आपको विकेट्स हासिल करने पड़ेंगे। और विकेट्स किस तरीके से हासिल करने हैं, किस तरीके से आपके बॉलर्स ने जो है ना वो बॉलिंग करनी है, ये देखना पड़ेगा क्योंकि एक क्रूशल मैच है। अभी आप सीरीज़ जो है ना अपने लास्ट मैच आपने T20 का हारा हुआ है, तो आपको जो है ना ज़रा तगड़ा आना चाहिए था, ऊपर से आना चाहिए था और अटैकिंग गेम खेलना चाहिए था। यही बात है कि पाकिस्तान जब भी अटैक करता है तो उसमें कामयाबी मिलती है, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, बाबर आजम का जो डिफेंसिव मोड दिखाई दिया है, मैं नहीं समझता कि ये मैच जो है ना ये इसमें गिरफ्त हासिल हो सकती है। बिल्कुल गिरफ्त हासिल नहीं, लेकिन आपने बात की अटैकिंग गेम की, हमेशा हमने देखे कि फलतुर पे अगर शहनशाह आफरीदी ने आपको विकेटें दिला दी हैं तो यकीन पाकिस्तान हावी होते हुए दूसरी टीम पे नजर आता, लेकिन आज बदकिस्मती के शहनशाह आफरीदी अब तक ऐसी कोई कारकर्दगी दिखा नहीं पाए। देखिए बड़े बड़े शुरू में जो है ना, देखें हर प्लेयर को, बड़ा प्लेयर है शहनशाह आफरीदी, और शहनशाह आफरीदी पे इतना बोझ डालना, T20 का बोझ डालना, उसके बाद वनडे में भी आपने जो है ना उनके ऊपर बोझ डालते हैं, थोड़ा सा आराम भी चाहिए होता है क्योंकि ये हमारे की प्लेयर्स हैं। इन्हीं की वजह से जो है ना हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, इन्हीं की वजह से जो है ना हमारी टीम एक आगे बढ़ती है और विकेट लेने में हासिल होती है। मेरे ख्याल में ये मौका ऐसा है कि होम विकेट है, आपको पता है कि आपका जेन्युइन बॉलर है और उनको थोड़ा सा अगर आप आराम करवा लेंगे तो कैसा मसला नहीं है, लेकिन आप देखना कोई आराम करने को भी तैयार नहीं है। ये भी आप देख लें कि कोई आराम, क्योंकि ये सारे नौजवान खिलाड़ी हैं, कोई आराम करने को भी तैयार नहीं क्योंकि उसकी जगह ना निकल जाए। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह शादाब खान है, उनके पीछे जो है ना उसामा मीर बैठे हुए हैं, अगर जैसे शादाब खान की परफॉर्मेंस खराब होती है उसामा मीर आ जाएंगे। इसी तरह आपके जो है ना आपने नवाज को डाला हुआ है, नवाज की परफॉर्मेंस जैसे ही खराब होती है आपके इमाद वसीम बैठे हुए हैं, इमाद वसीम को फौरन रिकॉल कर लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगर ये दबाव रहेगा, स्ट्रेंथ ज्यादा बेहतर रहेगी बेंच स्ट्रेंथ, तो मेरे ख्याल में खिलाड़ी पे दबाव भी रहेगा और परफॉर्मेंस भी निकल कर सामने आएगी। लेकिन आपने शादाब की बात की तो शादाब इस वक्त पाकिस्तान के वाइस कप्तान है जाफर हुसैन साहब, तो प्रेशर तो उन पर थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। देखिए वाइस कप्तान की बात नहीं है, बात यह है कि टीम के ग्राउंड में जब टीम खेल रही होती है, खिलाड़ी खेल रहा होता है, तो उसमें जो है ना चाहे वाइस कप्तान हो चाहे कप्तान हो, ये बड़े फैसले होते हैं कि आपने जो है ना थोड़ा सा आराम करवा लिया, 1 मैच में 2 मैच में आराम करवा लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और रिफ्रेश होकर जब खिलाड़ी आता है ग्राउंड में, जिस तरह नसीम शाह आए उनको नहीं खिलाया गया था और नसीम शाह दोबारा से जिस तरह आए हैं वनडे में, मेरे ख्याल में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो इसी तरीके से अगर कोई खिलाड़ी थोड़ा सा रेस्ट करके आएगा तो उसकी परफॉर्मेंस और इनहेंस होगी और अच्छी कारकर्दगी दिखाने को मिलेगी। मेरे ख्याल में अभी तक जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि पाकिस्तान को गिरफ्त में पकड़ लेनी चाहिए, चूंकि अगर इस मौके पे आपने विकेटें हासिल नहीं की तो मेरे ख्याल में नुकसानदेह साबित हो सकता है। 201 रन हो चुके हैं अब तक और अब ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम एक अच्छा टारगेट पाकिस्तान को देने में कामयाब हो जाएगी। ओपनिंग का शुबा अगर पाकिस्तान का देखें तो हम इमामुल हक ओपन करते दिखाई देंगे और उनके साथ फ़खर जमान ओपनिंग करते नजर आएंगे। तो अगर एक बड़ा टारगेट सेट कर दे देती है न्यूजीलैंड की टीम तो पाकिस्तान के ओपनर्स का रोल बड़ा अहम होगा। T20 में हमने देखा कि हमारे दोनों ओपनर्स रिजवान और बाबर अच्छी कारकर्दगी दिखाते थे तो पाकिस्तान एक बड़े टारगेट को भी अचीव करने में आसानी से कामयाब हो जाता था। लेकिन अब अगर बड़े टारगेट देने में न्यूजीलैंड कामयाब हो जाती है तो क्योंकि ओपनर्स और 50 ओवर्स की क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से चेंज है, दोनों फ़खर ओपनिंग कर रहे हैं, इमाम ओपनिंग कर रहे हैं, तो ये प्रेशर दोनों पर भी होगा।
देखिए प्रेशर तो होता है, देखें जो भी खिलाड़ी होते हैं और बाद में बैटिंग करने का भी प्रेशर होता है। ये होता है, इतनी आसान नहीं होता है कि आप आएँ और आपने जो ना खुल के मारना है और खुल के खेलना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो है ना चेस करने जाना होता है, तो चेस में जो है ना आपको कैलकुलेट कर चलना होता है विकेट पे। तो मेरे ख्याल में प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन ये बात नहीं है कि आप ओपनर खेल रहे हैं तो दूसरे ओपनर का आपको खदशा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस देना कप्तान का काम है, टीम मैनेजमेंट का काम है कि भाई ये सीरीज़ आपकी है, आपने खेलनी है। अच्छा परफॉर्म करेंगे टीम में रहेंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो टीम से बाहर हो जाएंगे। ये क्लियर कट अगर प्लेयर के जहन में डाल दिया जाए कि आपने परफॉर्मेंस देनी है, तो उसी बुनियाद पर जो है ना खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस देता है। जिस तरह आपके मैन खिलाड़ी हैं, आप अपने मैन खिलाड़ी को यही कहा हुआ है कि आप जिस तरह आपके फ़खर जमान हैं, उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन उनको टीम में शामिल किया है दोबारा। तो मेरे ख्याल में ये कॉन्फिडेंस है, यही कॉन्फिडेंस होता है जो खिलाड़ी को बूस्टअप करता है। हर कप्तान को भी मालूम है, टीम मैनेजमेंट को भी मालूम है कि फ़खर एक दफ़ा चलेगा, उसके बाद चलता चला जाएगा। तो मैन खिलाड़ी हैं, इसी तरह प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना होता है। अगर कप्तान कॉन्फिडेंस दे रहा है किसी खिलाड़ी को, इमामुल हक को दे रहा है, फ़खर जमान को दे रहा है, शान मसूद को दे रहा है, दीगर खिलाड़ियों को दे रहा है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी बात है। और अच्छा, खिलाड़ी कॉन्फिडेंस की आपने बात की, तो हमारे पास अगर हम देखें तो पीएसएल में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले फास्ट बॉलर एहसान उल्ला भी वनडे स्क्वाड में शामिल हैं। आज उन्हें मौका फराहम नहीं किया गया, लेकिन हमने देखा कि टी20 सीरीज़ जब स्टार्ट हुई न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, तो उन्हें 4 मैचेस में आराम का मौका दिया गया था, 5वें मैच में उन्हें शामिल किया गया था। तो एतमाद, आप खुद कह रहे हैं कि एतमाद देने की ज़रूरत है। एक मैच हमने टी20 का खिलाया उसे एहसान उल्ला को लास्ट, और उसके बाद वनडे सीरीज़ से स्टार्ट हुई। गो कि अगर आपके प्लान में एक हिस्सा है कि एहसान उल्ला वर्ल्ड कप स्क्वाड में हमारे साथ मौजूद होंगे, तो उन्हें ये मौका फराहम करना चाहिए था आज से। देखिए फ़राहम आज के मैच से इसलिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि नसीम शाह का अच्छी कारकर्दगी है, और नसीम शाह कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। आज बॉलिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी की। सबको मालूम है कि नसीम शाह की प्लेयर है, पाकिस्तान का की प्लेयर। जिस तरह मैंने फ़खर जमान की बात की, इसी तरह नसीम शाह है जो की प्लेयर है। थोड़ा सा वो जो है ना उसको रेस्ट भी दिया जाता है, फिर टीम में ले आया जाता है। तो ये इस तरह के प्लेयर। अब एहसान उल्ला का जुमा 8 दिन हुए हैं, अभी उन्होंने जो है ना सिर्फ एक ही सीरीज़ के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ और ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना टी20 में शामिल किए गए, गो कि उनको सारे मैचेस नहीं खिलाए। और वही बात है जिस तरह आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस देना चाहिए। मैचेस में जिस तरह अच्छी परफॉर्मेंस होगी, विकेट देखकर आपको हर चीज़ देखने के बाद कप्तान फैसला करता है कि कौन से खिलाड़ी को यहाँ पे खिलाना चाहिए, कौन ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एहसान उल्ला इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाते शायद इस विकेट पे जितनी कि नसीम शाह ने दी है। नसीम शाह ने दी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस मैच के अंदर, तो ख़ासकर सलमान अली आगा के हवाले से बड़ी बातें हो रही कि उन्हें टीम में शामिल किया गया है। गो कि अच्छी बैटर्स के तौर पर वो सामने आए हैं, एक अच्छा ऑप्शन पाकिस्तान के लिए मौजूद है। जिस तरह ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, लास्ट हम देख लें तो उसमें टेस्ट मैचेस में भी अच्छी बॉलिंग की, फिर वनडे मैचेस में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। तो मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं सलमान अली आगा का, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल रुकन की हैसियत से टीम में शामिल है। देखिए सलमान अली आगा प्योर बैट्समैन है, जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह उनका बल्ला चलता है टेस्ट मैचेस में, जिस तरह उनका बल्ला चला, जिस तरह उन्हें परफॉर्मेंस दी न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट में, और टीम को अपने जीतने के उस पोजीशन पे ले आए थे कि पाकिस्तान जीत सकता था, एंड तक उन लेकर अकेले खड़े रहे। तो उनके अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि वो अपनी टीम को जो है ना जितवा सकते हैं। और इस राह पे लाने के लिए और अपनी बैटिंग दिखाने के लिए मेरे ख्याल में जो आपका सलमान अली आगा हैं बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उनके बॉलिंग के हवाले से कहा जाता है कि लेकिन हर जगह पे बॉलर्स भी जो है ना, वो जिस तरह इफ्तिखार चचा हैं, कितने अच्छे बैट्समैन हैं, कितने अच्छे बैटर साबित हुए हैं टी20 में, लेकिन उनको बॉलिंग पूरी नहीं दी जाती। तो इसी तरह सलमान अली आगा को हर विकेट पे बॉलिंग नहीं दी जाती। हालांकि कप्तान को यूटिलाइज करना चाहिए मुख्तलिफ पोजिशंस पे ला के। अगर मुख्तलिफ पोजिशंस पे ला के आप 2-2 ओवर करवाएंगे तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी उनकी बॉलिंग। हाँ, अलबत्ता आप जिस तरह उनके परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं सलमान अली आगा, और उनको शामिल करना कोई बुरा ऑप्शन कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन सलमान अली आगा के हवाले से तो बात हो गई है। इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब ने। उनसे बात करते हैं आज के मैच के हवाले से। रियाज साहब क्या कहेंगे? 212 रन अब तक हो चुके हैं। कप्तान बाबर आजम ने आज मैच में टॉस जीता था, और अब तक जो फैसला है बाबर आजम का वो सूदमंद साबित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे आज के मैच में? और पाकिस्तान की प्लानिंग 11 के हवाले से भी बता दीजिएगा, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत से प्लेयर्स जो है डग आउट पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें आज 11 रुकनी स्क्वाड में शामिल होना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। असल में बात यह है कि जिस तरह से
न्यूजीलैंड की टीम ने T20 सीरीज में परफॉर्म किया है, मैं समझता हूँ कि उनकी कारकर्दगी जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है। और उनकी मतलब ये कि जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है उनके प्लेयर्स की, और जिस तरह से उन्होंने अभी तक परफॉर्म किया है, मैं समझता हूँ कि उसका रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा वनडे में। और आपने बिल्कुल सही कहा कि न्यूजीलैंड की टीम जो है उसने अभी तक उनकी जो अपनी एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक जो है उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। मैं समझता हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो ग्राउंड के अंदर कप्तानी का आ रहा है कि कप्तानी जो है हमारी वो उस मेयार की नहीं है जिस मेयार की कैप्टनशिप होनी चाहिए थी। और आपने देखा कि T20 में बाबर आजम ने जिस तरह से बेहतर कप्तान परफॉर्म किया है वो आपके सामने है। अगर उसी तरह की मतलब ये कि कप्तानी करेंगे तो जो मुश्किलात उन्हें अभी तक आ रही हैं, जैसा कि 212 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड की टीम ने, और वो उस तरह मतलब कि पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं या फील्डिंग है उस तरह की नहीं हो पा रही, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सवालिया निशान है। और जो होम सीरीज होती है शहजादा, उसमें जो है आपको अपने नए प्लेयर्स को या निस्बतन नए प्लेयर्स होते हैं उनको चांस देना चाहिए, इसलिए कि आप अपनी होम ग्राउंड पे होते हैं, होम क्राउड के दरमियान होते हैं, होम कंडीशंस होती है, तो उससे मतलब ये कि आपको पूरा पूरा फायदा उठाना भी चाहिए और अपने प्लेयर्स को, जो नए आपके प्लेयर्स हैं उनको इंडक्ट करना चाहिए, ये मतलब देखना चाहिए। इसलिए कि देखिए न्यूजीलैंड की टीम जो है, इस टीम में सिर्फ उनके 6 खिलाड़ी वो हैं जो लास्ट न्यूजीलैंड की टीम आई थी उसमें वो शामिल थे। इसका मतलब ये कि उनके कमोवेश ज्यादातर खिलाड़ी नए हैं। और जिस तरह से उनके जो एक डेब्यू प्लेयर था चैंपियन, जिसने मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जो नए खिलाड़ी हैं जिनको वो चांस देते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है। और उन्होंने पहली ही मरतबा पाकिस्तान के खिलाफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने सीरीज जिन हालात में बराबर किए न्यूजीलैंड की टीम ने नए खिलाड़ियों के साथ, तो मैं ही समझता हूं कि वो मुझे लग रहा है ऐसा। हालांकि देखें, अगर आप कंपैरिजन करें दोनों टीमों का तो पाकिस्तान को एज हासिल है कि पाकिस्तान ने 56 मैचेस वनडे जीते हैं और उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम ने 50 जीते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सीरीज थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी और उनका पल्ला जो है मुझे भारी नजर आता है। जिस तरह से उन्होंने आज पहले ही मैच में मतलब उन्होंने तो अपनी एक्सपेक्टेशन जो थी, अपनी जो एक्सपर्टीज थी उसके मुताबिक परफॉर्मेंस दी है। और पाकिस्तान की जो टीम है उसने होम कंडीशंस के बावजूद वो परफॉर्म नहीं किया जो उसको परफॉर्म करना चाहिए था। और मैं ये समझता हूं कि ये लड़कों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा हमारी कैप्टनशिप का फेलियर है कि मतलब कैप्टनशिप जो है वो ग्राउंड के अंदर नजर आनी चाहिए। जो कप्तान होता है वो लीड करता है, सिचुएशन को देख के वो जो है अपने डिसीजन लेता है। तो मैं ये समझता हूं कि हम उस तरफ लैग कर रहे हैं। और अगर ये जो परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की टीम ने अगर 212 रन बना लिए हैं, तो मैं ये समझता हूं कि हमारी कप्तानी जो है वो उस म्यार की नहीं है जिस म्यार का होना चाहिए था। और खासतौर पर आपने इस साल का दूसरा जो आपका क्वेश्चन था, जो आपने कहा कि बाद ऐसे खिलाड़ी जिनको कि टीम में होना चाहिए था वो डक में बैठे हैं, तो मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है ना प्लेयर पावर जो है वो डोमिनेट कर रही है। और जो हमारी क्रिकेट बोर्ड है या जो हमारा मतलब जो ऑफिशियल्स हैं वो मेरे ख्याल से इस वक्त जो है बैकफुट में है। और 2-3 खिलाड़ी जिनका बाकायदा एक मतलब ग्रुप बना हुआ है वो जो है मतलब डोमिनेट कर रहे हैं और वो अपने हिसाब से जो है डिसीजन ले रहे हैं। और जहां लाइकिंग और डिसलाइकिंग होगी और जहां मेरिट का कपल किया जाएगा, मेरिट पे टीम को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, वहां फिर इसी तरह से होगा जैसा कि आज न्यूजीलैंड की टीम एक नौजवान टीम है, एक्सपीरियंस उनका कम है। और हमारे पूरे वो तमाम खिलाड़ी हैं जो कि मतलब ये कि हमारी, आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक्सपीरियंस प्लेयर भी शामिल हैं। और जो मतलब ये कि हमारा जो ग्रुप है उसने उन तमाम खिलाड़ियों को शामिल किया है जो उनके जेरे असर हैं या उनका हमसे कंफर्ट लेवल है। तो मैं रियाज साहब, इस टीम के अंदर हम देखते हैं कि 4 ओपनर्स खेल रहे हैं। अगर शान मसूद की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी तो जिस तरह हमने 17वें खिलाड़ी की हैसियत से मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल किया था, तो आज उन्हें मौका फराहम कर दिया जाता, क्योंकि अगर मुस्तकबिल में हमें वर्ल्ड कप खेलना है तो एक प्लान का हिस्सा बनते दिखाई देते। जी बिल्कुल, लेकिन मसला ये है ना कि हमारे यहाँ जो ग्रुप बने हुए हैं और जिस तरह से आपने देखा कि जो पिछला वर्ल्ड कप जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वहां से आप देखें कि खिलाड़ियों के साथ जाती होती चली आ रही है। आपने देखा कि मतलब शोएब मलिक को भी टीम में शामिल नहीं किया गया, जबकि उस वक्त आईसीसी वर्ल्ड कप में उनको ऑस्ट्रेलिया वाले में होना चाहिए था। इसी तरह से अहमद वसीम को भी होना चाहिए था। तो जब इस तरह की मतलब ज्यादती होंगी और जिन खिलाड़ियों को टीम में होना चाहिए उनको अगर वो नहीं लेंगे तो फिर इसी तरह की सूरत हाल जो है वो आपके सामने आएगी।
मैं ये समझता हूँ कि इस जो टीम हमारी मौजूदा खेल रही है, रियाज साहब इस वक्त अब हमें जो है तीसरी विकेट मिल गई है, तीसरे खिलाड़ी आउट हो गए। शाहीन शाह आफरीदी ने जो है तीसरी विकेट हासिल की है इस मैच में। 222 रन हो चुके हैं और 3 खिलाड़ी अब न्यूजीलैंड के आउट हो चुके हैं। शाहीन शाह आफरीदी अगर शुरू के स्पेल्स में जिस तरह जाफर हुसैन से बात हो रही थी कि उनका जो पहला स्पेल होता है अगर उसमें कामयाबी हासिल कर लेते हैं वो, तो यकीन दूसरी टीम प्रेशर में आ जाती है। शाहीन शाह आफरीदी गो के आज शुरू के स्पेल में विकेट हासिल करने में नाकाम नजर आए, लेकिन अब उनकी कारकर्दगी एक तरफ फिर अच्छी होती दिखाई दे रही है। उन्होंने विकेट हासिल की है। क्या समझ रहे हैं कि अब 222 रन में 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, न्यूजीलैंड की टीम कहां किस स्कोर तक जा सकती है जहां पाकिस्तान इस विकेट पैराडाइज पे बासानी इस टारगेट को चेस कर सके? देखिए, वैसे तो आपको पता है कि जो मतलब पिंडी की विकेट है वो ज्यादातर बैट्समैनों के लिए पैराडाइज होती है, जैसा आपने खुद भी कहा। और इसके लिए आपको याद होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ आई थी तो इतनी खराब विकेट बनी थी कि उसका दुनिया भर में मतलब एक चर्चा हुआ था और बड़ी मतलब एक उससे एक नेगेटिव माहौल पैदा हुआ था। और खुद आईसीसी ने पाकिस्तान को एक डी मेरिट पॉइंट दिया था, और वो मेरिट पॉइंट अगर बढ़ते जाते हैं एक हद तक तो फिर उसको मतलब वहां पे पाबंदी लग जाती है। बाद में गो के मतलब डी मेरिट पॉइंट 2 हो गए थे, लेकिन एक डी मेरिट पॉइंट आईसीसी ने वापस ले लिया था। तो अब ये देखना होगा कि आज की विकेट है जिस तरह का यहाँ पे मतलब मैं समझता हूँ कि अभी तक बिहेवियर जो विकेट ने दिया है और जिस तरह से न्यूजीलैंड के बैट्समैन इसमें खेल रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि उनको कोई ऐसी परेशानी नहीं हो रही है। और जहां तक शाहीन शाह आफरीदी की बात है, देखें उनकी ये स्पेशलिटी है शाहीन शाह आफरीदी की कि वो जो शुरू के ओवर्स में ही मतलब विकेटें निकालते हैं। अगर काफी देर हो जाए और अपोनेंट टीम ज्यादा रन बना ले और आपको अगर विकेटें उस वक्त मिल जाए तो वो मेरे ख्याल से आप उस दबाव को मतलब नहीं बना पाते जो आपको बनाना चाहिए होम कंडीशंस में। तो बिल्कुल रियाज साहब, इस वक्त बैटिंग करने चिपमैन विकेट पर आ गए हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ टी20 के आखिरी टी20 में बड़ा जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया था, सेंचुरी स्कोर की थी। चिपमैन के हवाले से थोड़ी सी आपसे बात कर लें कि जिस तरह वो आए हैं न्यूजीलैंड टीम में और जिस तरह उन्हें टी20 सीरीज में शामिल किया गया था और उसके बाद अब वनडे टीम में शामिल किया गया और उन्हें मौका फराम किया गया क्योंकि उनकी फॉर्म लगी हुई है। क्या पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है इन आखिरी ओवरों में चिपमैन? देखिए, बिल्कुल चैंपियन ने जो मतलब क्वालिटी पेश की थी और जिस तरह से उनकी बैटिंग थी और जिस तरह से उन्होंने अपनी टेक्निकलिटीज को मतलब एक्सेलरेट किया था और जिस तरह से मतलब उन्होंने उसका मुजाहिरा किया था, एग्जीक्यूट किया था, तो मैं ये समझता हूँ कि उनमें ये कैपेबिलिटी भी है और ये कैपेसिटी भी है कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। लेकिन अभी ये कहना कबलज वक्त होगा कि अभी जब 1-2 ओवर वो निकालेंगे, अगर वो खेल गए तो उसके बाद देखना होगा कि, लेकिन ये जरूर है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए ज्यादा है कि उन्होंने टी20 में बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की थी। बिल्कुल, टी20 में बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की थी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा, जाफर हुसैन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चिपमैन के हवाले से मजीद इनसे भी बात कर ले। जाफर साहब, इनफॉर्म बेटर है चिपमैन, कैसा देखते हैं? क्योंकि अगर वो ठहर गए तो शायद 300 से प्लस स्कोर भी हो सकता है। देखें, जिस तरह डेरल मिचेल ठहरे हुए हैं तो उससे ख़तरा लग रहा है। तो अब तो आपको पता है चिपमैन आ गए हैं जो कि आखिरी 10 ओवर के जो है ना वो माहिर माने जाते हैं और उनके लिए एक आइडियल पोजीशन है इस टाइम, क्योंकि लास्ट मैच भी उन्होंने यहीं पे वन हैंडेडली जो है ना जितवाया था अपनी टीम को। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा चांस है चिपमैन के लिए कि वह अपने इस वनडे में भी अपनी कारकर्दगी दिखाकर अपने आप को जो है ना वो साबित करें। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर देखना पड़ेगा, पाकिस्तान बॉलर्स को जागना पड़ेगा। जिस तरह शाहीन शाह आफरीदी जो है ना वो 7 ओवर बाद जागे हैं, तो मेरे ख्याल में अब बाकी बॉलर्स को भी जो है ना थोड़ा सा बिल्कुल बाकी बॉलर्स को भी जागना पड़ेगा। इस वक्त सिचुएशन ये है कि 222 रन है न्यूजीलैंड के और 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। बिल्कुल, रखने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में, वनडे जो आज से बाकायदा तौर पर आगाज हो गया पिंडी में। जाफर हुसैन साहब है, क्या कहेंगे? अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज नजर आ रही है, क्या टारगेट सेट करने में कामयाब हो जाएगी न्यूजीलैंड की टीम?
देखिए बाकी अब जो है ना आपके पास 9 ओवर्स बाकी रह गए हैं और 228 या 29 आपका स्कोर हो चुका है। तो मेरे ख़्याल में आपके पास 9 ओवर्स में अगर आप बनाते में जितनी भी तगड़ी आप मार लें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 50 रन बन जाएंगे। इससे ज़्यादा तो नहीं बना देने चाहिए ना पाकिस्तानी बॉलर्स हैं यार, लेकिन मायनाज उनके बॉलर्स सामने हैं। तो जो बैटर्स मौजूद हैं, जिस तरह मिचेल्स और जिपेन बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त विकेट पर, तो टारगेट तो जिस तरह रियाज साहब से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि 350 350 रन स्कोर करती दिखाई दे रही है देखिए न्यूजीलैंड की हमारे टीम। बॉलर्स में कम नहीं है, आपको पता है दुनिया के नामवर बॉलर्स हैं, शाहिनशाह अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, नसीम शाह हो गए। ये ऐसे बॉलर्स हैं जो कि कहीं भी जो है ना आपके जो है ना विकेट लेने में कामयाब हो लेकिन जाते दूसरी हैं। तरफ मिचेल ने सेंचुरी स्कोर कर ली है, जाफर डजेंट साहब मैटर, डजेंट मैटर, सेंचुरियां बनेंगी नहीं तो स्कोर कैसे आगे बढ़ेगा। देखें बात यह है कि थोड़ा सा आपकी प्लानिंग को चेंज करना चाहिए। आपने जिस प्लानिंग से आप देखें एक डेरल मिचेल आपसे आउट नहीं हो पाए और सेंचुरी बना दी। इसके अलावा आपके जो ओपनर आए थे उन्होंने जो है ना आपने 50 मारी और उनकी जो है ना 11 मैचेस में 2 50 हैं, 2 सेंचुरियां, इतने बेहतरीन बैट्समैन हैं। इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं कि हम मैच जीत जाएं, कैसे मैच जीत जाएं, लास्ट आपका जो है ना न्यूजीलैंड जीत कर जा चुकी है। यहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान को हरा कर गई है सीरीज। इसके अलावा जो है ना श्रीलंका को हरा कर आ रही है न्यूजीलैंड की टीम। तो मेरे ख्याल में इतना हल्का नहीं लेना चाहिए हमें। जिस तरीके से हम अपनी टीम खिला रहे हैं, खिलाड़ी आपके जो है ना बॉलर्स या बैट्समैन जो है ना मुस्तनद खिलाएं। इस तरह नहीं होता कि आप अपने जो है ना मनपसंद खिलाड़ियों को डाल दें और जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इफ्तिखार चचा ने परफॉर्मेंस दी, इमाद वसीम ने परफॉर्मेंस दी, उनको आपने जो ना ओडीआई में स्क्वाड में शामिल नहीं किया। तो मेरे ख्याल में जब ज्यादतियां होंगी तो रिजल्ट भी इसी तरह के फिर आज के मैच में 4 लेफ्ट हैंडेड बैटर्स टीम का हिस्सा है। अब्दुल्ला शफीक अगर टीम का हिस्सा बन जाते, क्योंकि वो अब्दुल्ला शफीक मिडिल ऑर्डर पर भी बैटिंग कर लेते हैं, तो बेहतर नहीं होता कि अब्दुल्ला एक शॉर्ट प्लेयर हमारे साथ आज के स्क्वाड में होता? जी हाँ, मैं यही कह रहा था शहजादा मोइन साहब कि आपने शान मसूद को डाल दिए। शान मसूद को की जगह अगर आप अब्दुल्ला शफीक को डाल देते तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता। गो कि अगर हम ये अभी बात कर रहे हैं, हो सकता है कि मैच के सिचुएशन चेंज हो, कप्तान ने कुछ सोच कर ही डाला हो और कोई परफॉर्म कर जाए, तो बजाय कि एक खिलाड़ी पे नाम लेना बेहतर नहीं होता। टीम की सिलेक्शन अगर मेयार पे हो, टीम की सिलेक्शन अगर बेहतर हो तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर हो सकता है। अब हमने सारे बॉलर्स जो है ना आपके जो है ना वो आजमा लिए हैं और डेरल मिचेल को आउट करने में नाकाम रहे हैं। हालांकि तारीफ करनी पड़ेगी डेरल मिचेल की, जिस तरह उन्होंने इनिंग्स खेली, जिस तरह स्ट्राइक रेट पे वो चलते रहे और स्कोर आप देखें 10-12 की एवरेज से वो चले हैं। बाज़ औक़ात आप 5 की एवरेज पे आए थे, लेकिन आपने वो 10 ओवर स्पिनर्स के ऐसे ही गुजार दी और अपना रन रेट जो था वो बेहतर कर लिया। तो मेरे ख्याल में इस तरह की इनिंग्स, और आपको मालूम है कि डेरल जो है ना ये लास्ट वनडे में भी बहुत अच्छे चले थे पाकिस्तान के खिलाफ, टेस्ट मैच में भी बहुत अच्छे चले थे। तो मेरे ख्याल में एक खिलाड़ी को काबू करने के लिए हमारे बॉलर्स ने कोई तैयारी ही नहीं की। गुज़िश्ता आपके 6-7 महीने से हमारे बॉलर्स को तैयारी नहीं कर रहे कि एक बैट्समैन को हमने आउट किस तरीके से करना है। क्या कहेंगे जाफर साहब, वीडियो एनालिस्ट क्या काम कर रहे हैं? क्या उन्हें फॉलो थ्रू पे इनको बाकायदा उनकी इनिंग नहीं दिखाई जाती या इन पे काम नहीं किया जाता? लेकिन दीगर अगर हम देखें तो जिस तरह T20 में फौरी तौर पर साइम अयूब के खिलाफ न्यूजीलैंड ने उनको काबू करते दिखाया। गो के 1 से 2 मैचों में साइम जरूर कामयाब हुए, लेकिन ओवरऑल उन्होंने काबू करके रखा साइम अयूब को। यही है होती है टेक्निक, यही होती है प्लानिंग, क्योंकि जदीद दौर है, डिजिटल दौर है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। आप जो है ना आप सिर्फ और सिर्फ, अच्छा मजे की बात ये कि हमारे बॉलर्स सीख भी नहीं रहे ना। हमारे बॉलर्स जो है ना वो टारगेट तो बना ले, किसी से पूछ ही लें, आप किसी से तरीका मालूम कर लेंगे, भाई ये डेरल मिचेल है, इसको हमने कहां बॉल करनी है, कैसे आउट करना है, क्या तरीकेकार है। माजी की सारी वीडियोस निकाल के खुद ही देख लें यूट्यूब पे, ताकि आपने बॉलिंग करनी है इसके सामने, आपको तो मालूम है ना कि आपने खेलना है। आपने जब खेलना है तो आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वो जो तनख्वाहें ले रहे हैं जाफर साहब, उनका क्या काम है? उनका कोई रोल नहीं है। उनका रोल है आप मालूमात तो करें ना। मिसाल के तौर पे आपको मिसाल दे रहा हूं कि नसीम शाह ने खेलना है, नसीम शाह ने आपने जो है ना तैयारी की, आप जाके वीडियो एनालिस्ट से पूछें, भाई मुझे डेरल मिचेल की वीडियो दिखाओगे, कैसे आउट करना है मुझे इसे, किस तरीके से ये आउट होता है, कहां पे कमजोर है, क्या इसकी नाकिस कारकर्दगी जहां पे मैं बॉल करूं और वहां से मुझे विकेट मिले। अब आप देख लें नसीम शाह ने सबसे अच्छे ओवर किए हैं और कोई रन नहीं दिया। आप देखें 15 रन आपके 7वां या 8वां ओवर चल रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन विकेट गो के उनको नहीं मिली। लेकिन इससे अच्छी बॉलिंग नसीम शाह की मैंने कभी नहीं देखी। आपने कभी नहीं देखी। इस वक्त टेलीफोन पे हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है रियाज उद्दीन साहब ने, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। 237 रन हो चुके हैं, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं अब तक न्यूजीलैंड के। रियाज साहब क्या कहेंगे, क्या टारगेट सेट करने जा रही है न्यूजीलैंड की टीम?
देखिए, जो अभी तक जिस तरह से खेल जारी है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि 300 सवा 300 रन हो सकते हैं। और अगर 300 रन के करीब या 300 रन क्रॉस कर लेते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि गो के हमारे बैट्समैन में कैपेसिटी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर 300 रन के करीब हो गए या ज्यादा हो गए, तो फिर हमारे बैट्समैनों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। अच्छा, थोड़ी सी और मुश्किल होगी। रियाज साहब, थोड़ी देर पहले अभी इस स्टूडियो में जाफर हुसैन साहब बात कर रहे थे वीडियो एनालिस्ट के हवाले से कि जिनकी कमजोरियां होती हैं जिस बैटर्स की या बॉलर्स की, उन्हें खामियां दूर करने के लिए वीडियो एनालिस्ट उन्हें बाकायदा तौर पर उनकी वीडियो दिखाते हैं। T20 में मैंने जिस तरह जिक्र किया था कि साइम अयूब को बड़ी जल्दी काबू कर लिया न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड के बैटर्स को हम शायद नाकाम नजर आ रहे हैं काबू करने में। बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं, इसलिए कि देखें ना, मिचेल ने 103 रन बनाए और 100 मतलब एक 6 गेंदों पे उन्होंने रन बनाए। तो मैं समझता हूँ वनडे के लिए तो उनकी बहुत अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली है। और चैपमैन जो इससे पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश कर चुके हैं, वो भी इस वक्त आ गए हैं। तो अगर ये दोनों बैट्समैन, अगर आप ये समझ लेंगे 4-5 ओवर भी ये टिक गए, तो अच्छे रन मतलब ये कर लेंगे। और इसमें जो है ना, इस वक्त नो डाउट के नसीम शाह जो है उन्होंने अच्छी गेंदें की हैं आज। लेकिन ये कि बड़ा जरूरी है किसी भी अच्छे बॉलर के लिए कि वो इस मौके पे किसी तरह से विकेट निकाले। और लगता है कि मतलब ये अगर कैच आउट हो गया तो ये एक विकेट इनकी हो सकती है, लेकिन आपने देखा कि गेंद जो थी पीछे गिरी थी और वो ड्रॉप हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से दोनों बैट्समैन अभी खेल रहे हैं, मुझे तो लगता है 300 सवा 300 रन बनाएंगे। नो डाउट कि नसीम शाह की जो जिक्र हो रहा है, बात यकीन उन्होंने अच्छी गेंदें की है, लेकिन उनको विकेट मिलना जरूरी है। देखिए, जब तक आपको विकेट नहीं मिलेगी, आपके बॉलर जो हैं उन पे प्रेशर को जो है ना तो जारी रख सकेंगे, ना उसको बरकरार रख सकेंगे। तो आपको मैच में वापस आने के लिए या उनको कम रन पे मतलब एक आउट करने के लिए विकेटें हासिल करना जो है बड़ा जरूरी है। और अपनी गेंदों में थोड़ी सी वेरिएशन लानी पड़ेगी। ये सही है कि नसीम शाह जो है रन कम दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है। लेकिन अगर उनको विकेट नहीं मिली, तो मैं ये समझता हूँ कि स्कोर जो है ज्यादा बढ़ेगा। और जो अभी बात हो रही थी वीडियो एनालिस्ट की, तो मैं समझता हूँ वीडियो एनालिस्ट यकीनन अपना काम करता होगा, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ियों की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो बड़ा मैटर करती है। अगर खिलाड़ी जो है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा ना करें और मैच से पहले मेंटली प्रिपेयर ना हो, उनका माइंड मेकअप ना हो कि हमें जो है किस मतलब बॉलर के अगेंस्ट जो है किस तरह खेलना है, या हमें मतलब है कि किस तरह के बैट्समैन को हमें किस तरह की गेंद करानी है और उसके वीक पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे हैं। तो जब ये देखें, ये स्टडी करना तो इंडिविजुअल खिलाड़ी का काम होता है कि वो मतलब इसमें महारत हासिल करे। कि एक बॉलर के लिए ये अच्छी बात होती है कि सामने वाले बैट्समैनों की कमजोरियों पर नजर रखें। और जो मतलब आपके बैट्समैन होते हैं उनका ये होता है कि आप अपने जो है जो आपके बॉलर्स होते हैं, अपोनेंट बॉलर्स, उनको देखें कि उनकी कमजोरियां कहाँ हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक इस तरह की चीज नहीं होगी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे खिलाड़ियों में पैदा नहीं होगी, मैं समझ रहा हूँ कि हम जो है बेहतर परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सकते। अच्छा, बेहतर परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सकते। रियाजुद्दीन साहब, अगर हम देखें तो अब वर्ल्ड कप हमने खेलना है 50 ओवर के वनडे का, लेकिन जो हमारी प्लानिंग है, क्या हम हार के खौफ से जो है नए खिलाड़ियों को चांस देने में नाकाम नजर आ रहे हैं? अगर एहसानुल्लाह की बात करें तो अगर मुस्तकबिल में आप उसे देख रहे हैं कि टीम का हिस्सा बनना है, वर्ल्ड कप स्क्वाड में लेकर जाना है, तो उन्हें ये मौका जरूर फराहम करना चाहिए। कि हमने देखा T20 में उन्हें मौके फराहम नहीं किए गए। वनडे जो सीरीज का आगाज आज से हो गया, आज भी अगर हारिस रऊफ की जगह आप एहसानुल्लाह को टीम में शामिल कर लेते तो क्या वो बेहतर नजर नहीं आता? बिल्कुल आपने सही बात की, बल्कि मेरे दिल की बात यह है कि देखें, हाँ, इसको तो मतलब हर सूरत में एहसानुल्लाह को टीम में शामिल होना चाहिए था। इसलिए कि जो आपके दोनों, अगर आप पुराने अपने बॉलर्स खिला रहे हैं तो उनकी तो परफॉर्मेंस आपके सामने। फिर ये कि होम कंडीशन है, होम मतलब सीरीज हो रही है। अब अगर इसमें आप अपने नए खिलाड़ी को मौका नहीं देंगे, और वो भी ऐसे खिलाड़ी को जिसने मतलब ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, उसने अपनी परफॉर्मेंस जो है साबित कर दी है, तो आपने उसको मौका नहीं दिया। असल में जो टीम में ग्रुप है वो ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा खिलाड़ी आए। रियाज भाई, जाफर हुसैन साहब आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं। जरा कता कलामी की माफी चाहता हूँ, आप बहुत सीनियर हैं हमारे। ये बताएं कि एहसानुल्लाह को किसकी जगह खिलाया जाता? क्या शाहिन शाह आफरीदी की जगह, हारिस रऊफ की जगह, नसीम शाह की जगह, किसकी जगह खिलाते हैं? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप जो है नसीम शाह की जगह खिला सकते थे। हाँ, लेकिन नसीम शाह ने तो सबसे अच्छी बॉलिंग की है आज। नहीं, वो तो आपकी है ना बॉल। देखें, अगर किसी अपने रेगुलर खिलाड़ी को या बॉलर को आप नहीं खिलाते तो उसका कतई ये मकसद नहीं है कि वो हमेशा के लिए आपने उसको टीम से ड्रॉप कर दिया है। लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी को जिसने हालिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है,
वो नया खिलाड़ी था। अगर उसके आप मतलब एतमाद नहीं देंगे, उसके एतमाद को बहाल नहीं करेंगे, तो वो तो जाया हो जाएगा टैलेंट। रियाज साहब, नसीम शाह ने वनडे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन विकेटों पे भी दी है और कराची की विकेटों पे भी दी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। एहसान उल्लाह ने जो है ना T20 में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में नसीम शाह को बिल्कुल दुरुस्त फैसला है कि नसीम शाह को टीम में शामिल किया गया और उन्हें प्रूफ करके भी दिखाया कि 2 मेडन ओवर करवाए और उसके बाद विकेट हासिल नहीं हुई, लेकिन गो के उनके ओवर्स में रन्स की तादाद बहुत कम है। अभी भी अगर आप देख लें तो 8वां ओवर वो करा चुके हैं और 22 रन दिए टोटल। जाफर भाई, मैं आपके साथ हूँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम विद यू। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर जब आप ये देखें कि आपके किसी मतलब बॉलर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, तो उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए आपको जरूरी होगा कि आप उसको चांस दे। भले एक मैच में आप चांस देने चाहिए था। अच्छा, हारिस रऊफ वाइट बॉलर है जो वो साबित भी करते हैं और अभी भी उन्होंने साबित किया, उन्होंने बड़ी मतलब एक इंपॉर्टेंट विकेट ली है। बिल्कुल, चौथी विकेट पाकिस्तान को मिल गई है रियाज साहब। जी बिल्कुल, मतलब चेयरमैन की इन्होंने विकेट ली है, तो ये उन्होंने स्ट्रोक भी बड़ा मतलब हेलीकॉप्टर शॉट खेला था, रिस्क लिया था, वो उन्हें नहीं लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल हारिस रऊफ में ये खूबी है कि वो मतलब पुरानी गेम से भी मतलब अपने बैट्समैनों को ट्रैप करते हैं और उनको आउट करने में कामयाब होते हैं, जैसे कि उन्होंने अभी ये विकेट ली है। लेकिन मैं नसीम शाह की मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने पहले भी परफॉर्म किया है और अभी भी उनकी परफॉर्मेंस सही है। मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि आपको अगर एहसान को इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस समझा रखे तो आप उसे अब चांस नहीं देंगे तो कब देंगे? तो उसको ट्राई करना चाहिए था, उनको मतलब खेलने का मौका देना चाहिए था, और उसका कतई ये मतलब नहीं था कि आपने नसीम शाह को हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एहसान उल्लाह को होना चाहिए। बिल्कुल, एहसान उल्लाह को होना चाहिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा, जाफर हुसैन से मजीद बात कर लेते हैं। जाफर साहब, चैंपियन आउट हो गए, हारिस ने विकेट हासिल कर ली, गो के अब शायद जो आपने टारगेट सेट करके रखा हुआ है 290 280 के करीब, रियाज साहब कह रहे हैं कि 325 रन, अब ऐसा लगता है दोनों के दरमियान कोई टारगेट सेट होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वक्त भी विकेट पे मौजूद मिचेल्स मौजूद है। नहीं, देखिए मिचेल्स जिस तरीके से खेल रहे हैं कुछ भी हो सकता है, रन्स के अंबार भी लगा सकते हैं और आखिरी ओवर्स में डेथ ओवर्स में देखें जिस तरह बल्ला उनका चल रहा है शुरू से 1 डाउन से, तो मेरे ख्याल में वो अब भी अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन चूंकि डेथ ओवर्स में हमारे हारिस रऊफ बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, हमारे शाहिनशाह आफरीदी बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये अब इतने ज़्यादा रन्स बनना मुश्किल है जिस तरीके से आप कह रहे हैं। लेकिन चूंकि एक मैच अच्छा होना चाहिए, मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए। देखिए पाकिस्तान टीम इतनी कैपेबल है कि 280 290 रन्स चेस कर सके, बना सके, 260 270 तक तो पहुंच जाती है, लेकिन अब 280 290 तक पहुंचना चाहिए क्योंकि ये बैटिंग विकेट है और इसमें बाउंस भी बहुत कम है, हर जगह पे बाउंस नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा ऑप्शन होगा, पाकिस्तान जीत सकता है। और अगर पाकिस्तान के बैटर्स चल गए तो इतना बड़ा टोटल नहीं कर सकी न्यूजीलैंड की टीम, जो कि मेरे ख्याल में दिख रहा था शुरू में कि जिस तरह बड़ा टोटल कर पाएगी। अच्छा, बड़ा टोटल कर पाएगी। रियाज साहब से थोड़ी सी स्कॉट के हवाले से बातें हो रही थी, तो आज हमने देखा रियाज साहब है कि 2 स्पिनर्स टीम का हिस्सा बनते, बहुत कम ऐसा हमने देखा है कि वनडे में जो है 2 स्पिनर्स टीम का हिस्सा बनते दिखाई दिए। शादाब खान भी खेल रहे हैं, मोहम्मद नवाज भी खेल रहे हैं, क्या कहें इन दोनों के हवाले से? देखें, दोनों की परफॉर्मेंस तो आपको बताया कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, खासतौर पर हादिया पीएसएल की उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और शादाब और जतिन उनका जो है कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये विकेट पता नहीं किस तरह की बनी है, अभी जो नजर आ रहा है वो ये है कि बैटिंग विकेट है और कंफर्टेबल है बैट्समैन न्यूजीलैंड के जो अभी तक उन्होंने खेला है। रह गई बात हमारी तरफ से, अगर 2 आपने स्पिनर रखी तो यकीनन आपने ऐसी विकेट होगी जो हमारे मतलब के स्पिनर्स को भी सूट करती होगी। अभी तक तो नजर नहीं आ रहा रियाज साहब है, क्योंकि स्पिनर्स हमने दोनों इस्तेमाल कर लिए। हाँ, तो नहीं मतलब ये कि आप जैसे अभी जो ओवर्स बाकी हैं अगर इन बॉलर्स को गेंद देते हैं, इसलिए कि देखें ये टर्निंग पॉइंट, अगर तो आपने इस स्कोर पे उनको काबू करने की कोशिश की तो आपकी कामयाबी यहाँ न सिर्फ कप्तानी का कमाल होगा बल्कि उसके साथ साथ हमारे बॉलर्स की जो एक्सपर्टीज है उसका भी कमाल होगा कि वो इस सिचुएशन पे मतलब आउट करने में कामयाब रहते हैं या नहीं रहते। रन कंटेन करना एक उसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन मैं ये समझता हूँ वनडे से ज्यादा T20 में रन कंटेन करना जो है वो एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो अब ये जिस स्टेज पे हमारी टीम आ गई है कि अपोनेंट टीम तकरीबन 250 रन बना चुके हैं, तो इस सिचुएशन पे 249 है इस वक्त तो, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 250 रन है, तो अब जो है मतलब
इन 10-20 ओवर में हम अपोनेंट टीम को मतलब बैट्समैनों को काबू करना है। अगर तो हमारे बॉलर्स इन पे हावी होने में कामयाब रहे तो हमारी कामयाबी है। और जिस तरह से आपने कहा कि 2 स्पिनर्स को शामिल किया, तो इसका मतलब ये है कि आपने विकेट को कतई तौर पर रीड नहीं किया था और आपने या तो एक बैट्समैन कम खिलाया या फिर आपने एक मतलब बॉलर कम खिलाया, फास्ट बॉलर। बिल्कुल फास्ट बॉलर कम खिलाया है। जाफर साहब जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि हमने भी शुरू में जिक्र किया कि वसीम जूनियर का टीम में शायद एक जगह बनती ज़रूर दिखाई दे रही थी, लेकिन 2 स्पिनर शादाब और नवाज़ के आने से शायद उनकी जगह पूर्ण नहीं हो सकी। तो दोनों का इन होना और वसीम जूनियर का मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, वसीम जूनियर को तो मैं नहीं समझता उनको इन होना चाहिए था। हाँ, एहसान उल्लाह को होना चाहिए था नवाज़ की जगह पे। एहसान उल्लाह होता है तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा ऑप्शन साबित होते हैं नवाज़ की जगह पे। जो नवाज़ ने आज बॉलिंग की, इतने अच्छी बॉलिंग नहीं की जिस तरह उम्मीदें की जा रही थी उनसे, लेकिन यह है कि एहसान उल्लाह को होना चाहिए था नवाज़ की जगह पे। अदरवाइज़ नसीम शाह ने बहुत अच्छा, आपके शाहीन शाह अफरीदी और आपको हारिस रऊफ़ तो आपके हैं ही मेन खिलाड़ी। तो मेरे ख्याल में एहसान उल्लाह नवाज़ की जगह शामिल हो सकते थे। गो के फैसला किया कप्तान ने, फैसला किया टीम मैनेजमेंट ने। मेरे ख्याल में अगर वो एहसान उल्लाह होते तो पोजीशन कुछ और होती। बिल्कुल, पोजीशन कुछ और होती है। रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ टेलीफोन लाइन में रहने का और आज के मैच पे तज्जिया देने का। बहुत बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब। जाफर हुसैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।